भर भर के मुबारकबाद है जी पूरी कौम को। इमरान खान साहब ने बिलाखिर एहसान अज़ीम किया, ना सिर्फ इस मुल्क के ऊपर बल्कि इस मुल्क की आला अदलिया के ऊपर तरले मिन्नतें करने पे मामलात पहुंच चुके थे और इतने मौक़े शायद आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। किसी शख्स को इतने मौक़े दिए कोर्ट ने और बिलाखिर जो है इमरान खान साहब ने एहसान किया अदालतों पे और वो बिलाखिर आ गए। ऑब्वियसली हज़ारों का मजमा था, हैशटैग पीटीआई से, वैसे तो पीटीआई कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं कहाँ से इतने लोग पॉपुलैरिटी के अंदर इमरान साहब की खुशबू सूंघते हुए क़ीदत में आ गए। लेकिन आज मैंने चेक किया कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से लाहौर हाई कोर्ट चलो का हैशटैग था, तो ऑब्वियसली जान निसारों ने तो वहाँ पहुँच रहा था और जान निसारों का बस नहीं चल रहा था कि अदलिया की तौहीन करते हुए इमरान खान को अंदर जाने ना दें। लेकिन बिलाखिर इमरान खान साहब का भी क्रेडिट है, उन्होंने जो है बीमारी की हालत में फिटनेस का मुजाहरा करते हुए अपनी टांगों पर चलते हुए बगैर व्हील चेयर के गए, ज़मानत हो गई, एक कोर्ट से हो गई है। अब उनका मामला चला गया है दूसरी कोर्ट में। वहाँ मामला जो है कोई वेस्टर्न डेमोक्रेसी होती तो बहुत बड़ा मामला था, फॉर्जरी का है। यानी कि वो जो मरीम नवाज पे भी इल्ज़ाम लगा था ना एक दफ़ा कि जाली साइन कैलिबरी फॉन्ट का, वो इमरान खान साहब के वकालतनामे हल्फनामे के अंदर एक दस्तखत जो उनका वो जाली है और सुबह उनका वकील मान भी गया कि एक दस्तखत जो है जाली है। लेकिन आप देखिएगा यहाँ से बाइज़्ज़त बरी होकर सुरखरू होकर निकलेंगे बाहर वो, और इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि वो हमेशा बाहर ही रहे, कभी उनको आँच ना आए जेल की, कभी उनको आँच ना आए कानून की, ख्वाह वो कुछ भी करे। उसकी वजह ये है कि दस्तूर कौन बनाता है? 22 करोड़ अवाम। तो इमरान खान साहब के नज़दीक तो 22 करोड़ अवाम उनके साथ है, तो दस्तूर उनसे बड़ा तो नहीं हो सकता। तो दस्तूर कानून जो अवाम बनाती है वो सारी इमरान खान के साथ है। तो इसलिए कोई पाकिस्तान का दस्तूर और कानून जो है इमरान खान को पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर सजा दे नहीं सकता। अदरवाइज आज आपने मंजर देख लिया है, लोग पेशी में उनको जाने नहीं दे रहे थे। दूसरा आज बड़ा कारनामा किया जी सदर आरिफ अलवी ने, उन्होंने इससे पहले एक मुतवातिर आइन की धज्जियाँ उड़ाई और कोई मुल्क बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान जैसा ना होता तो आज सदर आरिफ अलवी जो है, ज़ाती तौर पे उनकी बड़ी मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन कानूनी तौर पे उनकी इम्पीचमेंट हुई होती है, उनको उठा के बाहर फेंका हुआ होता। उन्होंने इमरान खान साहब के मुबैना तौर पर कहने पर आला तरीन अदलिया के खिलाफ केसेस बनाए, उनको स्कैंडलाइज किया, जिसमें आने वाले चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा भी शामिल हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के कहने के ऊपर नाजायज़ गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान की आला तरीन असम्बली को तोड़ा सिर्फ इमरान खान साहब के कहने पे, और उन्होंने इमरान खान साहब के कहने बड़ा कुछ किया। आज उन्होंने एक और काम किया है जो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आइन का आर्टिकल 105 कहता है कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख जो दी है आरिफ अलवी साहब ने, ऑब्वियसली बादी नज़र में मुबैना तौर पर इमरान खान के कहने पर दी है एज अ पोलिटिकल वर्कर बनकर तहरीक इंसाफ का। आइन ये कहता है 105 कि वेयर द गवर्नर डिजॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन क्लॉज 1 ही शैल अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट। तो गवर्नर तो करता है इसका ऐलान, और सदर क्या करता है वो है जी इलेक्शन एक्ट 2017 का नोटिफिकेशन इलेक्शन प्रोग्राम। द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शन आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन विद इन 7 डेज। कौमी असेंबली के लिए करता है वो प्रेसिडेंट अनाउंस। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल वर्कर है, एक जियाले हैं तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी साहब, ही डिड नॉट प्रूव टू बी द अनबायस्ड अबव द पार्टी एफिलिएशन प्रेसिडेंट। तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते थे। आज हमारे साथ इंजीनियर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, अरशाद भट्टी साहब। लेकिन सबसे पहले जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, जस्टिस साहब ये सबसे पहले थोड़ा बताइएगा कि प्रेसिडेंट का ये मैंडेट है जो आज उन्होंने इलेक्शन की डेट दे दी है प्रोविंशियल असेंबली की, ये उनका मैंडेट है सर? देखिए, उन्होंने जो रेफरेंस दिया है वो सेक्शन 57 ऑफ इलेक्शन कमीशन एक्ट का जी, और सेक्शन 57 ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल इन कंसल्टेशन विथ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सही अनाउंस अ डेट फॉर द इलेक्शन। सही। तो जो डिस्क्रेशन है वो इलेक्शन कमिश्नर का है, प्रेसिडेंट का नहीं है। उसके बाद एक सेक्शन 58 भी है जिसमें ये है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर समझता है कि वो जो डेट अनाउंस की है वो सही नहीं है, वो चेंज भी कर सकता है। तो अच्छा। प्रेसिडेंट का तो इसमें कोई सर ये आपने किस क्लॉज का हवाला दिया है जो इलेक्शन कमीशन चेंज कर सकता है? 57 ऑफ इलेक्शन कमीशन एक्ट। अच्छा। जो कि प्रेसिडेंट साहब ने इलेक्शन एक्ट 57 ठीक है, ठीक। हाँ, अपने जो द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स आफ्टर। अच्छा ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं इसमें वो चेंज कर सकता है इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे तो कंसल्टेशन सर मैं एक पढ़ के सुना दूं, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इसमें 58 जो है वो ये कहता है ऑल्टरेशन इलेक्शन प्रोग्राम नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 57 द कमीशन मे एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ द नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ दैट सेक्शन
मेक सच ऑल्टरेशन इन द इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस इन दैट नोटिफिकेशन फॉर द डिफरेंट स्टेजेस, यानी वो चेंज कर सकता है। जी सर, आप कंटिन्यू करें उस्मानी साहब। नहीं, जो सारा मैं आप कहने की बात ये है कि देखिए, जो डिस्क्रेशन इलेक्शन कराने का वो इंटायरली चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। ये यकीनी बात है कि ठीक है, डेट अगर इलेक्शन कमीशन अग्री कर जाता है इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट कि हाँ भी ठीक है ये डेट है, तो वो फिर अनाउंस हो जाती है डेट, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। ठीक ठीक। तो प्रेसिडेंट साहब ने जो ये अनाउंस किया है डेट, वो इस तरह से अनाउंस किया है जैसे कि उनके पास ये पावर है कि वो डेट मुकर्रर कर सकते हैं, वो जो मुकर्रर नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट की कोई पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिवाय इसके कि वो लोगों को दिलवा सकते हैं, इसके और वो भी कर सकते हैं, ये जो सजाएं लोगों की माफ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई पावर्स नहीं है उनके पास। तो मेरे ख्याल में उन्होंने ज्यादती की अपने, चूंकि वो पार्टी के मेंबर हैं और उस वजह से वो शायद पार्टी की सपोर्ट में, चूंकि पार्टी कह रही थी कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, तो अनाउंस कर दी, लेकिन वो गलत किया उन्होंने, अपने क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया उन्होंने, क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया। शेख उस्मानी साहब, इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो है उसकी तो ये इलेक्शन अनाउंसमेंट जो है वो कहीं स्टैंड ही नहीं करती, उसकी ना कोई कानूनी बाइंडिंग है ना उसकी कोई वैसे बाइंडिंग है। आप यही फरमा रहे हैं? अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे तो इसको इग्नोर कर दे। अच्छा, इग्नोर कर दे, ठीक, बिल्कुल ठीक है। सर दूसरा मुझे बताइएगा कि लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है, आपके ख्याल में अब इसको कौन अनाउंस कर रहे हो कि 90 डेज का भी तो एक तलवार लटक रही है ना कानून की, दस्तूर की। तो अगर गवर्नर भी कह रहा है मैं नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि हम नहीं कर सकते, तो सर इसका हल क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, यहाँ पे आर्टिकल 248 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है जी कि इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, और अगर आइन कहता है कि इलेक्शन आपने 90 डेज के अंदर कराने हैं डिसोल्यूशन के बाद, तो वो 90 डेज के अंदर कराना लाजमी है उसके लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, और उसके 14 दिन के बाद उसके रिजल्ट्स अनाउंस करना भी सर आप सही फरमा रहे हैं, इधर मुझे बताइए, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा और वो अब नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या, वो भी आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है? जी, उसी में मैं आ रहा हूँ जी कि अगर किसी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो नहीं करता जो कि आइन में लिखा हुआ है, तो आइन की खिलाफ वर्जी करता है, और उसके खिलाफ फिर जो पार्टीज हैं, कंटेस्टिंग पार्टीज जो इलेक्शन में हैं, वो उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकती हैं और उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकती हैं, और उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है, और उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस भी फाइल हो सकता है कि वो उसने अपना काम सही नहीं किया। सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिल सकती है। जी सर, कहने का मतलब ये कि ये सारी जिम्मेदारी इसका मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहे, जो उन्होंने कहा भी कोर्ट को कि जी ना मुझे हुकूमत फंड्स दे रही है, यानी सर आपकी अदालत में केस हो या किसी जज की अदालत में केस हो, और वो ये कहे इलेक्शन कमिश्नर जो उन्होंने प्ली लिया हुआ है कि जी हुकूमत से कहा है उनके पास पैसे नहीं है, फौज से कहा है उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, जजेस से कहा है, रिटर्निंग ऑफिसर अदालत से उनके पास रिटर्निंग अफसर नहीं इलेक्शन कराने के लिए, तो मैं क्या करूं? तो सर ऐसी सूरत में जज साहब या कानून क्या फैसला कर सकता है इस सिचुएशन में? मैं नहीं कह सकता कि जज साहब क्या फैसला करेंगे, लेकिन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपनी डिफेंस में कहेगा जब उसके खिलाफ जाएगी कोई पिटीशन के आपने जो वो कह भी चुके हैं एक्चुअली ये बात, जी, तो अपने डिफेंस में ये चीजें कह सकता है जो आपने बयान की हैं, और इसको फिर कोर्ट देखेगी कि उसमें कितनी सदाकत है और कितनी सदाकत नहीं है। सर मैं लास्ट क्वेश्चन, ये जो अभी इमरान खान साहब दूसरी अदालत में गए हुए, जहाँ पे हलफनामे में साइन उनके वकील ने मान लिए कि जो है गलत थे उनसे मंसूब किए हुए, ये कितना बड़ा इशू हो सकता है? ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये बड़ा ट्रिवियल सा मामला है, जाली साइन कर देना, या इमरान खान या नवाज शरीफ या इन बड़े लीडर्स के नाम पे कोई और साइन कर दे, या कानून सबके लिए एक जैसा ही है? मतलब अगर मैं फॉर्जरी करूँ तो क्या सजा है, और यहाँ पे लगता है कि बहुत बड़ा केस है ये आपके ख्याल में? नहीं, मालूम तो ऐसा होता है कि हमारे मुल्क में कानून जो है वो औरों के लिए कुछ और है और इमरान खान साहब के लिए कुछ और है। वो जिस तरीके से ये हरकतें हो रही हैं, कोर्ट में आना नहीं जाना, एक आप इमेजिन करें कि ऑर्डिनरी अगर आदमी को समन किया कोर्ट ने, तो इस तरह से कोर्ट इंतजार करेगी उसकी? कभी भी नहीं करेगी। इससे बेहतर तो शायद ये होता कि कोर्ट खुद ही जमान पाक में चली जाती। बिल्कुल सर, आपसे मैं एग्री करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने मुख्तलिफ अल्फाज में बहुत बड़ी बात कर दी शाकिब भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं वंस अगेन, हमारे साथ तारिक फजल चौधरी साहब भी मौजूद हैं और भट्टी साहब मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आज तो फिर बेसिकली बड़ी मेहरबानी की इमरान खान साहब ने कानून पे और अदालतों के ऊपर, और बेहतर वाकई ये था, शायद उस्मानी साहब इस तरह कह रहे हैं कि अदालत ज़मान पार की चली जाती, कोई अच्छा मैसेज आपके ख्याल में जाता हुआ नज़र तो नहीं आया कि अदालतें जो हैं वो इतनी बेबस नज़र आई हैं,
इमरान खान के आगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। कामरान साहब, आज रूल ऑफ लॉ एक बार फिर इस्टेब्लिश हुआ है। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को मुल्क की एक बड़ी अदालत ने बुलाया और बावजूद तमाम उनके लाइफ थ्रेट्स के और इंतहाई कमज़ोर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के जो उनको दिया गया, लेकिन इमरान खान साहब ने बावजूद अपनी जिस्मानी जो उनकी कमज़ोरी है, जो उन पर लाइफ थ्रेटनिंग अटैक हुआ है, वो गए हैं और ख़ुद चल के जो है वो गए हैं। ज़ाहिर तकलीफ़ में गए हैं, लेकिन उन्हें गए हैं और उन्होंने साबित किया कि जो रूल ऑफ लॉ के लिए उनकी स्ट्रगल है, उसके लिए उसी तरह वो खड़े हैं जिस तरह से 27 साल पहले 25 साल पहले वो खड़े थे जब ये जमात बन रही थी। और उसके बाद 1996-97 में जब हम इलेक्शन में गए, वो दिन और आज का दिन जुडिशल मूवमेंट, यहाँ पे बहुत से जज साहिबान शायद उस वक्त प्रैक्टिसिंग लॉयर्स थे, अभी जज भी नहीं बने थे, जब इमरान खान साहब ने इस आज़ाद जुडिशरी के लिए जो है वो कैद काटी। हाँ, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ राय देते रहते हैं, जिन्होंने इस आइन को मोम की नाक बनाया हुआ है, और यही वो लोग हैं जिन्होंने नज़रिया ज़रूरत ईजाद की। लेकिन अल्लाह ताला के करम से आज मेरे ख़्याल में रूल ऑफ लॉ की जीत है, इमरान खान साहब की स्ट्रगल की भी जीत है, और जज साहिबान भी इस पर मुतमिन हुए होंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर साबिक वज़ीर आज़म मुल्क से अदालतों से फ़रार हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी अदालतों को इज़्ज़त देते हैं, और इमरान खान साहब उनमें से हैं जो आज आए हैं। अवाम की जमे गफ़ीर आई है, और वर्कर्स और अवाम लाहौर ने आज साबित किया है कि लाहौर लाहौर है। जिंदा दिलाने लाहौर ने रात को इमरान खान साहब की हिफाजतें की हैं, कई रातें जाग के गुजारी हैं, और आज इमरान खान साहब के साथ आए, मोहब्बत का इजहार किया है, और इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए हैं। मेरे ख्याल में तो आज रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत अहम दिन है। इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब को भी उनको भी आना चाहिए, और इसी लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑनर करना चाहिए, क्योंकि 4 साल से वो मफरूर हैं। और मौजूदा वज़ीर आज़म को अदालत में आके वाजे करना चाहिए कि उन्होंने गारंटी दी थी कि मियाँ साहब तशरीफ लाएंगे। शहबाज शरीफ साहब को आना चाहिए, अदालतों को मुतमईन करना चाहिए कि मियाँ साहब कब आएंगे और क्यों नहीं आ रहे। ठीक है सर, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब को खतरा किससे जान का, क्योंकि अमेरिका से तो माफ़ी तलाफ़ी हो गई है इमरान खान साहब की। अब तो वो बयानिया नहीं रहा उनका, ना वो टीपू सुल्तान रहे, ना शहादतें रहीं। अच्छी बात है, पॉपुलैरिटी मिली। इस पर मैं आऊँगा दोबारा आपके पास, आप इसका प्लीज़ भी जवाब दीजिएगा कि खतरा किससे है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को होता है कि यार बड़ी पावर के साथ खदशा है तो वो मरवा देती है। अब तो सुलह हो गई है अमेरिका के साथ, तो इल्ज़ामात भी वापस ले लिए उन्होंने। इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। लेकिन उसके बाद तारिक भाई ये बताइए कि आज मैं मरीम औरंग ज़ेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए इमरान साहब के लिए कि छटा हुआ बदमाश, घटिया इंसान, उसने अदालत को नाक रगेड़ दी और अदालत जो है उसके आगे कठपुतली बनी हुई है। तो अगर अली मोहम्मद खान साहब की बात के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो इमरान अदालत में तो गए हैं, चल ठीक है मुश्किल से गए, लेकिन गए फिर उनकी ज़िंदगी को भी खतरात है, उनकी टांग का भी प्रॉब्लम है, उनका मेडिकल इशू भी है, और वहाँ पर लोग भी पहुँच गए। तो आप लोग इस तरह की लैंग्वेज यूज़ क्यों कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में कौन सा इतना क्रॉस द बोर्ड, अगर इमरान खान अदालतों पर इतना दिल से इज्जत नहीं करते, एक लम्हे के लिए मान भी लिए, तो आप कौन सी कर लेते हैं? इतना गुस्सा क्यों है मेरे भाई, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ हो रही है उसके लिए, उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान भाई। जनाब देखिए, सबसे पहले तो मैं डेली ने जो बात की है कि इमरान खान साहब जो अदालत में पेश हुए हैं और इन्होंने उस इवेंट को इस तरह पेश किया है कि शायद पाकिस्तान की तारीख़ में ये अनप्रेसिडेंटेड और पहली दफ़ा हो रहा है कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म किसी अदालत में पेश हुए और उससे अदालत के वक़ार में भी इजाफ़ा हुआ, उससे आइन का भी हुआ, और उससे अदलिया जो है उसके सर पे भी नए ताज जो हैं वो सज गए। इस तरह का मंजर कशी मेरे भाई ने की है। मियां नवाज शरीफ साहब को ये कह रहे हैं कि आप भी अदालतों में पेश हों। 160 मियां नवाज शरीफ की पेशियां हैं सिर्फ एहतसाब कोर्ट की, जिनमें मैं ख़ुद उनके साथ उन पेशियों में पेश होता रहा हूँ। एक पेशी भी मैं गायब नहीं था। 160 पेशियाँ, ये तो एक पेशी पे उनकी तारीफ़ में जो है वो आसमान में कलाबे मिला रहे हैं, लेकिन 160 पेशियाँ सिर्फ मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ साहब की पेशियाँ अगर आप देखें, मैं लाहौर वहाँ पे भी जाता रहा हूँ, हाई कोर्ट, एहतसाब कोर्ट, नैब, FIA, बतौर प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। इमरान खान भी बतौर प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब एतराज़ किया है, FIA की अदालत में पेश हो तो गए, वो अभी दूसरी अदालत में भी जा रहे हैं जब तक उनकी ज़मानत मुकम्मल कन्फर्म नहीं हुई। ये एक बात है। दूसरी बात यह है जी कि जो रूल ऑफ लॉ है वो सबके लिए इंतहाई, मैं ये कहूँगा कि ऑप्शन ऐसी है कि जिससे कोई भी पीछे नहीं हट सकता। अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से पिछले एक प्रोग्राम में मुझसे सवाल किया गया कि क्या वो गिरफ़्तार हो सकते हैं। मैंने कहा कि कोई भी फ़र्द मावरा आइन नहीं है, मावरा कानून नहीं है। ये फ़र्दन आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि फ़लाँ अरेस्ट हो सकता है, फ़लाँ नहीं हो सकता। मियां नवाज शरीफ साहब क्या कई माह
1 साल से ज़ायद जेल में नहीं रहे, अभी की बात है सर। लेकिन बात ये कि साहब 2 दफ़ा अरेस्ट हुए, तारिक भाई, बात ये कि आप उनको गिरफ्तार क्या करेंगे, वो तो जेल भरो तहरीक खुद ही कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो कल अरेस्ट होने जा रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं होनी, वो तो खुद जेल भरने के तैयार है। नो वन इज अबव द लॉ। नहीं वो जहाँ तक जेल भरो तहरीक की बात है, ये इन्होंने एक कॉल दी है और अभी उसका रिएक्शन देखने में मिलेगा हमें कि इनको पजीराई कितनी मिलती है अपने जो इनके वर्कर्स हैं उनकी तरफ से। इनका अपना एक मामला है, लेकिन इनके जितने लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सारे के सारे ज़मानतों के लिए अदालतों से रुजू कर रहे हैं, ज़मानतों के लिए तगोदो कर रहे हैं, महंगे महंगे वकील कर रहे हैं कि हमारी ज़मानतें हों और हम जेल ना जाएं। अच्छा, जब आप जेल भरो सवाल छोड़े जा रहा हूँ। कमरान भाई, आपका तो माशाल्लाह जी 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 बड़ा बड़ा तजर्बा है आपका। आपको पता है कि माजी में जब भी जेल भरो तहरीकें चलती रही हैं मुल्क में, तो लीडर्स ने अपनी ज़मानतें वापस ली हैं अदालतों से जहाँ जहाँ उनके केसेस पेंडिंग थे और वो जेल गए हैं। और जेल भरो तहरीक ये नहीं होती कि आप तो जेल ना जाएं और अपने घर की हिफाजत पे आपने जनाब वर्कर्स भी आए हैं। चलो सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं। मैं उसको नहीं कहता, आपकी हुकूमत है, लेकिन इमरान खान की जान को किससे खतरा है? ये जेल भरो तहरीक नहीं होती, यू हैव टू लीड। और बाकी अगर यहाँ इस्लामाबाद में किसी तरह की कोई असिस्टेंस की मेरी जरूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। ये तहरीक आगे कहाँ वहाँ भट्टी साहब आ जाएंगे सर पे कफन बांध के, इमरान खान को जेल नहीं जाने देंगे। खुद मैं अभी इसमें अभी मैं नहीं समझता कि कोई दम खा मुझे। सर पॉइंट आ गया आपका। मैं आपके लिए भी एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ जो अली भाई के लिए छोड़ा था तारिक भाई, के इमरान खान की जान को आपसे खतरा है, आपकी हुकूमत से किससे खतरा है? ये इसका जवाब दीजिएगा सोच के जरा। भट्टी साहब, आज के जो रिकत आमेज मनाजिर थे कोर्ट के, बल्कि जो रूह परवर मनाजिर थे, जिस तरह जो है वो इंसाफ का ईमान जो है वो पूरा हुआ, पार हुआ, उसके मुतालिक आपका बेलाग तजिया। बड़ी मेहरबानी। हेडर दिया, हेडलाइन हुए तो मजनबी, बड़ी जनाब जनाब जनाब। अच्छा, मेरी आपने वो इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर की बात जी जी, ये सवाल ज़रूर होना चाहिए कि सदर मुमलकत को जब आइन इख्तियार नहीं देता तो उन्होंने गैर आइनी काम क्यों किया है। और लेकिन ये सवाल भी तो नहीं किया। हाँ, ये सवाल भी होना चाहिए कि जिनका ये आइनी काम था वो क्या कर रहे हैं? वो टॉम एंड जेरी की फिल्में क्यों चला रहे हैं? वो समीउल्लाह बाल कलीमुल्लाह के पास, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह के पास क्यों कर रहे हैं? वो इन ओहदों पर क्यों बैठे हुए हैं, हमारे पैसों से और तनख्वाहें ले रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, खुल के बात। और गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन, मैंने नहीं, चूंकि वो समरी पे मेरे दस्ते मुबारक से हाथ नहीं गया था, तो मैं भाई जाती मुलाजमों वाला तो नहीं, आईनी होता है। और मेरे नज़दीक वो दोनों गवर्नर काबिल इज्जत आदमी हैं। तो इज्जत और तहकीर में अगर सदर ने कमी की है तो उन्होंने कौन सा इजाफा किया है? दूसरी बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर ने कहा है कि मुझे मेरे आईनी फ़र्ज में रुकावटें हैं, काम नहीं हो रहा। तो भाई मुस्ताफ़ी हो जाए, जान छोड़ें हमारी। क्यों नहीं मुस्ताफ़ी होते भाई? क्यों चिमटे हुए इस कुर्सी से? आप इज्जतदार आदमी हैं, मेरी नज़र में बहुत अच्छे इंसान हैं, जान छोड़ें। आप इस्लामाबाद इलेक्शन करवा नहीं सकते, सिंध कराची की धांधली रुकवा नहीं सकते, 2 सूबों के इलेक्शन में आईनी रुकावटें आ रही हैं, तो किस मर्ज की दवा हैं? जुमला और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपके सामने खड़े हुए थे, वहां मौजूद थे वहां, कि इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा सारे काम कर रहा है, तो अगर उसके बाद प्रैक्टिकली सुन लेना मेरी, सुन लेना, अगर मैं प्रैक्टिकल स्पीकिंग नहीं कर रहा, मैं इखलाकी मयार के जिसकी आपने बात की अभी शुरू में कौन कर रहा है? नहीं, मैं क्यों नहीं करना चाहिए? कहीं ना कहीं शुरू करना चाहिए ना भाई। अच्छा, मेरी बात तो सुने ना, कि अगर जब कोई मुझे कहे कि आप इधर मुझे कहें कि जिस काम के लिए मैंने आपको बुलाया था उस काम के अलावा आप सारे काम कर रहे हैं, तो भाई मुझे माइक उतार के चले जाना चाहिए ना, छोड़ देना चाहिए। किस लिए बैठे? सिंपल सी बात है। और आखिरी बात है, एक जुमला, ये अदालतें, ये हमारा निज़ाम इंसाफ, ये ताकतवरों के लिए रातों को भी अदालतें खुल जाती हैं, ताकतवरों के लिए छुट्टी वाले दिन भी अदालतें खुल जाती हैं। और आज ताकतवरों के लिए फुल डे समातें होती हैं, ताकतवरों के लिए जिंदगी की गारंटियां भी मांगी जाती हैं, ताकतवरों के लिए रिलीफ पे रिलीफ भी दिए जाते हैं, ताकतवरों के लिए सहूलतों पे सहूलतें भी दिए जाती हैं, ताकतवरों के लिए देखा जाता है कि साहब कब निकलेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, अब आ जाएंगे, अब कहाँ हैं, इस वक्त कहाँ हैं, कौन सा? प्लीज आ जाए। इतना तो कसम से मैं काबिल एहतराम सारी अदालतें, इतना तो हमने कभी जवानी में किसी का भी नहीं किया था इंतज़ार, तो लेकिन बड़ी मेहरबानी। दूसरी बात, अगर इमरान खान पहुंच गए हैं, बड़ा ठीक है, पहुंच गए हैं, और अच्छी बात है कि उन्होंने व्हील चेयर का ड्रामा नहीं किया।
अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि मैं इनकी पासदारी करता हूं। व्हील चेयर पे वीक नजर आते हैं, अच्छा किया नहीं किया, और ड्रामे की बात नहीं थी, वो वीक नजर आते हैं। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं इस निज़ाम का हाल बताएं कि ये जिस मुकदमे में वो पेश हुए, ये दहशतगर्दी का मुकदमा है, वो दहशतगर्द हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करना दहशतगर्दी है? खुदा के लिए यार, इमरान दहशतगर्द है, फवाद बागी है, अरशद शरीफ गद्दार है, तो कौन है हम? अच्छा, फिर एक दो जुमले, नहीं 2 जुमले, मैं ये मत भूलें, इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिले, लेकिन मत भूलें डार साहब और सलमान साहब लंदन में थे, वकील अदालत में, उन्होंने कहा मत किसी को गिरफ्तार कीजिएगा। हमजा शहबाज छुट्टी वाले दिन घर की बेसमेंट में थे, वकील गया और इसी हाई कोर्ट से फ्री होम डिलीवरी इंसाफ मिला। शहबाज शरीफ ने जमानती मचल के जमा नहीं करवाए थे, जमानत हो गई। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा है कि झूठ बोल के गए, तज़ीक करके गए, हंस रहे होंगे लंदन में, और मरियम नवाज साहबा गई अदालत में, सुबह शाम को दोपहर को जमानत होगी, और कहा नैब 10 दिन पहले बताए। तो ये ताकतवरों का निज़ाम है, जिसका जितनी ताकत, तो आम आदमी जो आज देख रहा होगा मनाजिर, और जो पहले भी देख रहा होगा लीडरशिप के है, भट्टी साहब से पूछ रहा हूँ, तो वो तो अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करता है। सर, हम एक सिर्फ मिसाल, 9 लखा का पान फरोश था, एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस में 5 दिन उसको जेल हुई, 6 साल बाद छूटा। ये है आम आदमी। इसी पे जी एक ब्रेक लूंगा। लो जी, ऑडियो लीक्स हो रही हैं जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा की हुई, और इसके बजाय कि यास्मीन साहिबा या जो एलेज जज है उनसे सवाल पूछा जाए, उन्होंने कहा है मेरी प्राइवेसी इंट्रूड हुई है। ये बड़ी हैरानकुन गुफ्तगू है। और उसमें मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि जी मुल्क को ईमानदार नहीं ईमानदार जज चाहिए इमरान खान को बेसिकली। जी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल जरा ये बताइए, अल्लाह मगफरत करे, एक जुमला, अल्लाह मगफरत करे, बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनकी फैमिली को सब्र दे। मैं उस हवाले से नहीं बात कर रहा, लेकिन जस्टिस क़य्यूम साहब की रहलत के बाद मरियम नवाज ठीक कह रहे हैं, इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है। अली मोहम्मद खान साहब, ये यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियो प्राइवेसी इंट्रूड हुई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिस तरह वो डोगर साहब से गुफ्तगू कर रही है, तो फिर डोगर साहब की मौजूदगी में यहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन तो नहीं हो सकता? जी कामरान साहब, एक बात करके मैं फिर आपकी बात की तरफ आता हूँ। आज एक बहुत अहम खबर शायद हमारी नज़रों से ओझल रही, और वो थी कि जो सिंध में हमला हुआ था पुलिस पे चंद दिन पहले, जी। उसमें शहादतें मेरे ख्याल में 5 तक पहुँची हैं। उसमें एक लतीफ़ साहब हैं जिनकी जो 6 बच्चियाँ हैं और एक बेटा है उनका, वो ज़ख्मी थे और फौत हुए हैं, शहीद हो गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो 6 बच्चियों के और एक बेटे के बाप हैं। तो हम उन लोगों को याद रखें अपने एवरीडे अफेयर्स में, ये जो हो रहा है सारा। बाकी आपके सवाल की तरफ आता हूं, देखिए एक बात करके जो आपने मेरे ज़िम्मे एक सवाल छोड़ा था उसका जवाब मुझको लाज़िम है, फिर मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ। देखिए कामरान भाई, आपने कहा अमेरिका से माफ़ी तलाफ़ी होगी, फलाना होगा ढमकाना हो गया। देखिए, माफ़ी तलाफ़ी आप अपने भाई बंदों के साथ करते हैं, अपने चचा के बेटे के साथ, भाई की मेरी कमरान शायद से लड़ाई हो जाए, मैं उनसे माफ़ी मांगने में मेरी गलती ना भी हो, मेरा छोटा भाई है, कोई मसला नहीं। देखिए, रियासतों के मामले होते हैं। इमरान खान साहब अपनी अभी तक साइफर अपनी बात पे बिल्कुल कायम व दायम है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि एज ए वज़ीर आज़म अगर वो इंशाल्लाह दोबारा आते हैं रियासत के लिए, मुल्क के लिए, वो किसी बड़ी ताकत से लड़ाई नहीं मोल लेना चाहते, वो आगे जाना चाहेंगे ताकि मुल्क आगे बढ़े। लेकिन ताल्लुक हमारा वही बात आज भी है, दोस्ती का होगा, गुलामी का नहीं होगा। हम अमेरिका वाशिंगटन से डिक्टेशन लेने नहीं बैठे, एक बात। दूसरा, मैं इस तरफ आना चाहता हूं, जो आज एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें आपके प्रोग्राम में उस पर बात भी हुई है, शाइख उस्मानी साहब ने भी राय दिया है। वैसे एक मैं आपको बात बताऊं, मेरे काबिल एहतराम है, मेरे तो बाप की उम्र के हैं, वालिद साहब की उम्र के हैं, लेकिन वो हमेशा जो है वो एक ओपिनियन उनका आता है, तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। वो एक मुस्लिम लीग नून के फेवर में ओपिनियन उनका आ जाता है, तो अच्छा है कि एक सपोर्ट मिल गई है मेरे भाई डॉक्टर साहब को, तो तारिक भाई को सपोर्ट मिल गई। कोई ओपिनियन आपसे मुख्तलिफ हो तो जरूरी नहीं होता कि नून लीग सदर मुमलिकत ने कोई ओपिनियन भी आपसे मुख्तलिफ हो सकता है, लाकानूनियत की है या उन्होंने आईन पे अमल नहीं किया। मैं आपके सामने अभी 2 मिनट में आपके सामने बात सारी रख देता हूं। देखें, एक बात क्लियर है, आर्टिकल 224 कह रहा है कि जब असम्बलियां टूटेंगी 90 दिन के अंदर, चाहे ये आंख रोए और ये हंसे, इलेक्शन होना है। हमारा रोए जो चीखे चलाए, इलेक्शन होना है, ठीक है जी। अब ये बात होती है जनाब, मैंने तो असम्बलियां तोड़ने वाले असम्बली पे दस्तखत नहीं किए, गवर्नर साहिबान कहते हैं। देखें, ये आपकी खाला जी का घर नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान है, आप गवर्नर हैं। 2 तरीके हैं जिससे असम्बलियां टूट सकती हैं। जब एक आपको समरी आती है वजीर आला की तरफ से, तो गवर्नर उस पे विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट। अली भाई, टाइम की किल्लत है, मुझे जल्दी जाना, आगे आपका पॉइंट आ गया। वैसे
आप कह रहे हैं आसमान गिरे, आपको 90 दिन में इलेक्शन। आपने बड़ी लंबी बातें करवाई हैं, खुद आपने इब्तिदाई सर आज आपके इमरान खान साहब नॉमिनेट लेके ना प्रोग्राम में फैसले सादर फरमाए हैं, फिर हमारे भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब की मौजूदगी में तो वैसे ही माशाल्लाह मोहम्मद अली साहब की तरह लंबी बात करते हैं जी, वो वाले मोहम्मद अली साहब जो कहते थे माँ मैं पास हो गया मैट्रिक में। सर मुझे थोड़ा सा बोलने दें। जी तो गवर्नर साहब कह रहे हैं जनाब मैंने तो नहीं तहरीर की, और जनाब आईन में तरीका है कि या आप दस्तखत करेंगे, अगर किसी भी वजह से आपका दिल नहीं कर रहा, आपका दिल खट्टा है, आपके सर में दर्द है, आपको अपने जो है लीडर साहब ने मना फरमाया है, असेंबलियां फिर अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद खुद ही तहरीर हो जाएंगी। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि जनाब वाला फिर आपने नेक्स्ट डेट देनी है इलेक्शन की। अगर वो आप डेट नहीं देते, सर आपका पॉइंट आ गया, तारिक भाई के साथ ज्यादती हो रही है, भट्टी साहब के मसला नहीं है इस वक्त। मैं क्विकली ये तरफ वक्त थोड़ा, तारिक साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए। तारिक भाई इलेक्शन तो आपको कराना पड़ेगा सर, चाहे कुछ भी कहें, चाहे ऑडियो लीक्स करवा लें, जो चाहे करा लें, इलेक्शन कराना पड़ेगा। देखिए इलेक्शन से कोई भी ना राय फरार इख्तियार कर रहा है ना कर सकता। और जहाँ तक मेरे भाई ने कहा बिल्कुल ठीक बात है कि आइन में बिल्कुल दर्ज है, आइन में दर्ज है, बड़ा ढीला ढाला अंदाज में कहते हैं आपके आइन में ये प्रोविजन नहीं है कि इलेक्शन की जो तारीख है उसका फैसला जो है वो सदर मुमलिकत ने करना है। उनका एक हेड ऑफ स्टेट का एक मर्तबा है और वो काबिल एहतराम है, हर पाकिस्तानी के लिए काबिल एहतराम है, उस मनसब का एहतराम लाजिम है। लेकिन आप आइन की रूगर्दानी अगर उस मनसब की तरफ से हो जो सब लायक इज़्ज़त है, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक मजाक है और ये नहीं होना चाहिए। जो गुफ्तगू या जो आर्बिट्रेशन, आप गुफ्तगू कह लें, आर्बिट्रेशन तो चलें थोड़ा डिफरेंट वर्ड हो जाता है, कंसल्टेशन गवर्नर्स की इलेक्शन कमीशन के साथ चल रही है, मेरा ख्याल है वो प्रॉपर फोरम है जिसके ऊपर ये नई डेट जो है या डेट पोलिंग की या इलेक्शन की पूरा शेड्यूल दोनों असम्बलियों का ये क्या होना है। अब उसके ऊपर जो कंसर्न्स हैं अगर वो गवर्नर्स के पास हैं वो इलेक्शन कमीशन से शेयर करेगा और उस फोरम के ऊपर ये डिसाइड होगा। इसमें आप ये कहें कि अखबारों की टीवी की हेडलाइन बनाने के लिए कर सकते हैं सदर मुमलिकत के मैं एक डेट अनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत उसकी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बाकी जहाँ तक बात है जी, आपने कहा इमरान खान साहब को किससे खतरा है, इमरान साहब मुझे जरा इस पे बोलने दे यार। सर टाइम बड़ा कम है, जल्दी बोल दे अली भाई, वो सारा टाइम तो इमरान खान साहब लेके थे आज। मैं जल्दी सर, मैं बोले मैं आपका खादिम हूं। अली भाई बोले भाई बोले बिल्कुल, मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूं। तारिक भाई सुन ले अली भाई और डॉक्टर साहब हो गया ना, पार्टीज हैं उनके जो लीडर्स हैं, बोले सर बोले ना, वो कुछ आवाज जा रही है, फरमूदात अली भाई बोले और बस करें डॉक्टर साहब। बोले सर बोले आप बोले। आईन के आर्टिकल 42 के तहत सदर मुमलिकत ओथ लेता है, उसके ओथ का 5वां छठा पैरा है, वो कहते हैं ओथ में पढ़ने का टाइम नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम है। वो कहते हैं मैंने आईन को प्रोटेक्ट करना है, उसकी सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करना है, उसकी वायलेशन को रोकना है। तो अगर 224 के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, अगर वो नहीं हो रहा ऐलान, तो फिर आपने इस ओथ के तहत आर्टिकल 42 के तहत सदर के पास इख्तियार है कि वो आइन की प्रोटेक्शन के लिए मुनासिब। सर आपका पॉइंट आ गया, सदर तो कस्टोडियन बने में आइन के भाई। सर ये जो पैरा पढ़ के सुनाया है, पहले तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली बनाने का। लेकिन मेरी माँ हर फिल्म में आप होते थे जिसको पता था माँ मैं पास हो गया। अच्छा दूसरी बात ये है कि भाईजान वो जो डिप्टी स्पीकर की गैर आइनी रूलिंग थी उस पर आइन क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया, और उसके हाँ बल्कि उस पे वो कहते हैं शदो मत करके अमल किया। शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने आए थे तो बीमारी आइन पे क्यों गालिब आ गई? अमेरिकी सफीर को मिले थे वो। फिक्रा बोल गया, बीमारी आइन पे गालिब आ गई और दूसरी तरफ तरीके इंसाफ आइन पे गालिब आ गया। तो एक मजे किस्सा सुनाऊं आपको। प्रेसिडेंट साहब लेके जा रहे थे समरी आर्मी चीफ की इमरान खान साहब के पास, तो क्या हुआ मैं आपको ब्रेक के बाद बताता हूं, वहां पे आइन पूरा सही बहाल हुआ जी। ब्रेक लूंगा। दो बड़ी खुशखबरियां, इमरान खान साहब अदालत में पेश हो गए लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, तो जो उनकी जाने पे खुश थे वो निराश हो गए, गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई। दूसरी तहरीक इंसाफ वाले जो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया इलेक्शन की तारीख का, खुशखबरी की बात है, लेकिन उसमें से जो बदखबरी निकलनी है वो ये कि इलेक्शन कमीशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।